बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इस सिलसिले में मैं हाफ़िज़ मोहम्मद इरफ़ान जो कि आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आज हमारा दूसरा लेक्चर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास देयर आर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। और वो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, थर्ड वन स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमारे पास चौथी स्टेटमेंट है। तो इस सिलसिले में पहले लेक्चर में मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ाई थी, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं, ये किस तरह प्रिपेयर करते हैं, और ये मुकम्मल हमने तफसील के साथ पढ़ी थी। और ये भी बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में कैसे बनाते हैं, मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस में कैसे बनाते हैं, और थर्ड वन जो हमारे पास सर्विसेज बिज़नेस है उसमें ये इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम अपनी पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से सेकंड जो स्टेटमेंट है, थर्ड जो स्टेटमेंट है और फोर्थ स्टेटमेंट, यानी मुकम्मल जो 4 स्टेटमेंट हैं इसको मुकम्मल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, उसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम देखते हैं जो हमारे पास सेकंड स्लाइड है यहाँ पर, उसमें हम मुकम्मल तौर बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम सेकंड स्लाइड तरफ जाते हैं, वो सेकंड स्लाइड में हम बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं जी बैलेंस शीट किस तरह बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट को सिंपल से अल्फाज में डिफ़ाइन करके बताता हूँ कि बैलेंस शीट क्या है। हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पीरियड ऑफ अ बिज़नेस एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हम उसकी माली हालत बताते हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इसको बनाई जाती है, ये स्टेटमेंट बनाई जाती है। और इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो एक एसेट्स हैं, एक लायबिलिटीज़ और एक ओनर इक्विटीज़ हैं। तो आइए जी थोड़ा से और अल्फाज में आपको बैलेंस शीट में एक्सपीरियंस करता हूँ, जो कि स्लाइड्स मैंने आपके लिए लिखी हैं। अ बैलेंस शीट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटीज़ एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम and provides a basic for computing rates of return and evaluating its capital structure. It is a financial statement that provides a snapshot of what a company owns and owes, as well as the amount invested by the shareholder. ठीक है जी, तो यही अल्फाज हैं। मेन मकसद क्या है इसके में कारोबार की माली हालत बताते हैं। यानी सिंपल अल्फाजों में हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस शीट क्या है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं और इसमें हमारे पास इन एसेट्स कितने एसेट्स नकद के हैं जो कि हमारी ओनर इक्विटी बन जाएगी, और हमारे पास कितने कर्जे के हैं जिसे हम कहते हैं लायबिलिटीज़। तो अब मैंने क्या कहा कि हमारे पास कितने इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। मेन जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं। एसेट्स, आइए जी फिर एसेट्स को एक्सप्लेन करते हैं। एसेट्स क्या है, देखें जी मैंने आपको स्लाइड के अंदर लिखे हैं, एसेट डेफिनेशन बताई है। एन एसेट रिप्रेजेंट्स एन इकोनॉमिक्स रिसोर्स फॉर अ कंपनी or represent access that other individual or firm do not have, a right or other access in legally enforceable, which means economics resources can be used at a company's and it is use can be precluded or limited by an owner. For an asset to be present, a company must possesses a right to its as of the date of financial statement. An economics resources is something that is scarce and has the ability to produce economics benefit by generating cash inflows or decreasing cash outflows. तो सिंपल से अल्फाज़ों में क्या कह सकते हैं, एसेट्स क्या है हमारे पास, all those things which have been possessed by the business is called assets। बस ये डेफिनेशन सिंपल से अल्फाज़ों में है। all those valuable things which have been possessed by a business is called assets। तो आज जी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप ऑफ एसेट्स में सबसे पहले करंट एसेट्स। अब देखिए करंट एसेट्स कौन से होते हैं, अब इसके एग्जांपल भी हम आगे देंगे। करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज। ठीक है जी, क्या है कि ये हमारे पास शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज हैं एंड कैन ईजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ 1 ईयर। करंट एसेट्स और एग्जांपल में कौन से ले, सबसे पहले कैश है और कैश इन हैंड या इक्वल टू कैश, फिर अकाउंट रिसीवेबल है, फिर इक्वल टू कैश में मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की मिसाल ले लें, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्रीज़ है, और प्रीपेड जो हमारे पास एडवांस किसी को आप दे चुके होते हैं, ये भी हमारे पास एसेट होते हैं। तो ये करंट एसेट है। करंट एसेट कौन से होते हैं, मैं आपको आसान से बताऊँ
कि वो एसेट जो इजीली कन्वर्टेड टू कैश हों, आइदर इन कैश हों, और इनकी जो यूज़फुल लाइफ हो वो लेस दैन 1 ईयर हो, विद इन 1 ईयर हो, तो इसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी है। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? जिस तरह आपने करंट एसेट को एक्सप्लेन किया, उसको सामने रखते हुए हम इसको उलट कर दें। यानी पहले क्या कहा कि वो शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म हो गए, और इसमें हमने क्या कहा कि इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। ये बात आप ना कहें, क्योंकि हमने ये कहा कि इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर है। और फिर ये कहा कि ये जो आपके पास एसेट हैं वो इन कैश की शेप में, तो ये कैश शेप में नहीं होते। और फिर ये कहा कि इनकी यूज़फुल लाइफ क्या है, 1 ईयर से ज़्यादा। और ये कारोबार में इस्तेमाल के नहीं खरीदे जाते। ये कारोबार में करंट एसेट जो होते हैं वो इस्तेमाल के लिए नहीं, फ़रोख्त करने के लिए ख़रीदे जाते हैं। और जो फ़िक्स एसेट्स हैं वो हम कारोबार में फॉर यूज़ इन द बिज़नेस ख़रीदते हैं, इसलिए उसका नाम फ़िक्स एसेट है। तो फ़िक्स एसेट्स की जो हम देखें एग्जांपल में, एग्जांपल भी दिए गए हैं, फ़िक्स एसेट्स को एक्सप्लेन भी किया गया है। तो देखें जी फ़िक्स एसेट के अल्फाज। फ़िक्स एसेट्स आर लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज सच एज प्लांट, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग and adjustment for aging of fixed asset is made based on periodic charges called depreciation, which may or not be reflected the loss of earning power for a fixed asset। ठीक है जी, तो ये फिक्स एसेट एग्जांपल है। यानी सिंपल अल्फाजों में कह सकते हैं, शुरू से आप करें, पहले लैंड है, फिर उसके बाद ले जाएं बिल्डिंग, फिर उसके बाद देखें आगे इस तरह तरतीब से लेते जाएं, इक्विपमेंट है यानी मशीनरी वगैरह उसमें आ जाएगी। इस तरीके से आप आगे ले जाएं, फर्नीचर है, इस तरीके से आगे आप ले जाएं, आपके पास जितने भी गाड़ियाँ वगैरह, कार हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सारे के सारे आपके फिक्स एसेट हैं। ठीक है जी, इनकी जो यूज़फुल लाइफ है वो साल से ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास सेकंड स्लाइड मैंने आपको एसेट क्लियर कर दिए। एसेट्स और एसेट्स के टाइप में दो आपको मैंने बता दिए, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट। आइए जी तीसरी स्लाइड की तरफ जाते हैं, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे एसेट्स के बाद हमारा जो दूसरा बेसिक एलिमेंट है वो है लायबिलिटीज़। तो आइए जी हम लायबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। आइए जी हम तीसरी स्लाइड को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरी स्लाइड में हमारे पास जो बैलेंस शीट का बेसिक एलिमेंट्स में से दूसरा आइटम है वो है लायबिलिटीज़। तो पहले अपने अल्फाजों में एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ द क्लेम ऑफ आउटसाइडर अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज़ कॉल्ड लायबिलिटीज़। ठीक है जी, अब देखें जी जो स्लाइड में अल्फाज हैं वो अल्फाज देखें। लायबिलिटीज़ आर डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस, दे रिप्रेजेंट्स एज अ क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द बिजनेस एसेट्स। ठीक है जी, यानी जब हम किसी से कर्ज़े पर कोई एसेट्स, कोई सामान लेते हैं तो उसको हम आसान से अल्फाजों में कहते हैं हमारे ऊपर कर्ज़ा है, लायबिलिटीज़ है। जैसे बैंक में से लोन लिया, किसी और से कर्ज़ा लिया, या किसी को तनख्वाह टाइम पर ना दिए, उसका हमारे ऊपर कर्ज़ा होता है। मज़दूरों को पैसे नहीं दिए, वेजेस पेबल है, रेंट पेबल है, ये सारे हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं। अब हमारे पास दो जो क्लासिफिकेशन है लायबिलिटीज़ की, दो किस्म की लायबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, लायबिलिटीज़ आर रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एंड आर यूजुअली डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, करंट लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब देखिए करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं। दीज लायबिलिटीज़ आर रीज़नेबल, एक्सपेक्टेड टू बी लिक्विड विद इन अ ईयर। अब ये साल के लिए जो लायबिलिटीज़ होती है उसको हम कहते हैं, यानी जो लायबिलिटी हम साल के अंदर अंदर पे करने विद इन अ ईयर, उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज़। जैसे एग्जांपल में लिखा, दे यूजुअली इंक्लूड पेबल सच एज वेजेस पेबल, अकाउंट्स पेबल, ये सारे टैक्स पेबल, ये सारे के सारे पेबल जो हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू व्हेन एडजस्टिंग एंट्रीज़ के अंदर जो होती है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं। और हमारे पास जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं वो कौन सी होती हैं, जिसका जो पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर्स होता है। दीज लायबिलिटीज़ आर रीज़नेबल, एक्सपेक्टेड नॉट टू बी लिक्विडेटेड विद इन अ ईयर, यानी द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस लायबिलिटी इज़ मोर देन 1 ईयर। सिंपल फ्राजों में कहेंगे, दे यूजुअली इंक्लूड इशूड लॉन्ग टर्म्स। इसके लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जैसे बॉन्ड्स पेबल, नोट्स पेबल, लॉन्ग टर्म लीज हो गए, पेंशन्स हो गए, ऑब्लिगेशंस हो गए, ये तकरीबन हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्लाइड के मुताबिक नंबर सेकंड लायबिलिटीज़ है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के बाद हमारा जो तीसरा बेसिक एलिमेंट है बैलेंस शीट का वो है ओनर इक्विटीज़। ठीक है जी, अब ओनर इक्विटी जैसा कि आपको मालूम है, जिस तरह मैंने आपको लायबिलिटीज़ अपने अल्फाज़ों में एक्सप्लेन किया, ये क्या है, इट इज़ द क्लेम्स ऑफ ओनर अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज़ कॉल्ड ओनर इक्विटीज़। अब देखें जी, मैंने यहाँ पर आपको स्लाइड में जो इसको एक्सप्लेन किया, द क्लेम्स ऑफ ओनर
अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड ओनर। उस तरह मैंने एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल में लिखा कैपिटल, जो मालिक बन जाता है, जो कारोबार में उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, ये कैपिटल मालिक बन जाते हैं। और फिर साथ मैंने आपको इस्तेमाल किया ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स किया है कि जब ओनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से कोई एसेट निकलवाता है, वी ड्रू एनी एसेट्स फ्राम द बिजनेस फॉर द हाउस होल्ड पर्पज़ इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। क्या कि कोई मालिक जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद कारोबार से ड्यूरिंग अ पीरियड, यानी कारोबार के दौरान, जो कारोबार आपका एक ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है, उस दौरान कारोबार से घर के इस्तेमाल के लिए पैसे जो मालिक ले जाते हैं, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो इस तरीके से भाई डियर स्टूडेंट देखें कि हमने बैलेंस शीट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो समरी में आपके पास आइटम्स हैं, वो 3 थे। ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ताकि जब हम आगे जाकर एसेट्स, लायबिलिटीज़, ओनर इक्विटीज़ को या बैलेंस शीट बनाए तो पता हो कि आइटम्स कौन कौन से होते हैं। तो 3 आइटम्स हैं, एक एसेट्स, एक लायबिलिटीज़ और एक ओनर इक्विटीज़, जो कि मैंने एक्सप्लेन आपके सामने कर दिए हैं। आइए जी नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। इसमें हम आपको शो करके दिखाएंगे कि एक बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है, उसका जो फॉर्मेट है वो कैसे बनाते हैं। एक बात आपको और भी बता दूं, यहाँ पर क्योंकि हमारा एनालिसिस के साथ ताल्लुक़ है, यहाँ पर जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो रिपोर्ट फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है जी। तो आइए जी देखते हैं, वहाँ पर मैं बताता हूँ अकाउंट्स और रिपोर्ट फॉर्म भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन वो नेक्स्ट स्लाइड में। आइए जी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ जी। अच्छा जी, हम जो नेक्स्ट हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट है, जिसका नाम स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये दोनों इस्तेमाल हो। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हम स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी इस्तेमाल करते हैं, और कारपोरेशन के कारोबार में स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएँ, और एक एग्जाम्पल भी साथ दे दी है। तो पहले है स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी शो द चेंजेस इन द कैपिटल अकाउंट्स ड्यू टू कंट्रीब्यूशंस, विदड्रॉल्स एंड नेट इनकम और नेट लॉस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो ओनर इक्विटीज़ में जो तब्दीलियाँ आती हैं, हम नेट इनकम अर्निंग कर लेते हैं, या लॉस हुआ, नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, या ओनर घर में पैसे ले गए, इसमें तब्दीलियाँ आती हैं। तो एंडिंग जो बैलेंस ऑफ कैपिटल होता है उसको मालूम करने के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी साथ दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी एग्जांपल, एज्यूम दैट द कंपनी स्टार्टेड द ईयर 2019, लेट्स सपोज एक ईयर है, विद 1 लाख कैपिटल, यानी कारोबार हमने 1 लाख रुपये से शुरू किया। ड्यूरिंग द ईयर द ओनर मेड 10,000 एडिशनल कंट्रीब्यूशन, मालिक ने 10,000 रुपये और कारोबार में ले आया। एंड 20,000 टोटल विड्रॉल, यानी $20,000 $20,000 वो दोबारा कारोबार से घर के इस्तेमाल निकलवाए। स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी वुड लुक लाइक दिस। आप देखें कैसे, पहले कंपनी का नाम लिखा है, उसके बाद देखें जी स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी और फॉर द ईयर एंडेड। देखें सबसे पहले जो आपके पास बिगिनिंग कैपिटल है, जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख, एडिशनल कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट जो थी 10,000, ये नेट इनकम 57,000, और इसके अलावा आपके कारोबार में नफ़ा कमाया था जो कारोबार में, लेट्स सपोज वो है 57,100। टोटल आपके पास जो इनकम हुई है वो बनती है 1,67,100। ठीक है जी। क्या हमने 1 लाख रुपये कारोबार में इन्वेस्ट किए, 10,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट की, और इनकम जो कमाई थी वो लेट्स सपोज एक मिसाल है 57,100। तो टोटल आपके पास जो निकलता है इस साल एंड में वो 1,67,100। लेकिन ड्यूरिंग ईयर आपने जो ओनर है वो कुछ पैसे विड्रा भी किए हैं, जिसे ड्राइंग्स कहते हैं 20,000। जो एंडिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है ये हमारे पास है 47,100, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, यानी एंडिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हमारे पास है 47,100। तो ये स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? चेंजेस इन द कैपिटल अकाउंट्स में जो तब्दीली आती है उसके लिए बनाते हैं, यानी कितना बिगिनिंग कैपिटल था, कितनी ड्यूरिंग ईयर कंट्रीब्यूशन की है, कितना इनकम ये टोटल, और जो घर ले गए हैं ये आपके पास एंडिंग कैपिटल हो गया। और ये मैंने बताया जी कि ये अगर सिंपल सिंगल या यानी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, उसके लिए स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। आइए इसके बाद अगर आपका बिजनेस है कारपोरेशन का, फिर आप ये नहीं बनाएंगे, फिर आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसका हिस्सा था कि दोनों क्लियर हो जाए दोनों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को एक्सप्लेन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग
और स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी। जिस तरह दोनों मैंने कहा ना, सिंगल यानी सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के लिए स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कॉर्पोरेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्लाइड में, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूर अकाउंटिंग प्रोसेस। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बहरहाल हमने एक्सप्लेन कहा क्या करना है, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग रिप्रेजेंट द अमाउंट्स ऑफ नेट इनकम और प्रॉफिट लेफ्ट इन द कंपनी आफ्टर dividends are paid out to stockholder. The company can then reinvest this income into the firm. अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि क्या कि जो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है उसमें शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। डिविडेंड क्या से कहते हैं, जिन लोगों ने आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट की होती है वो आपके शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो उनको जो हम सालाना अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन के तहत अपना नफ़ा देते हैं, वो शेयर होल्डर का डिविडेंड उसको हम कहते हैं, वो डिविडेंड का बन जाते हैं। नफ़ा जो शेयर होल्डर का होता है वो का नाम डिविडेंड है। क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये कंट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर इज़ कॉल्ड डिविडेंड। ये डिविडेंड क्या है कि जो प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट जो हम शेयर होल्डर को पे करते हैं वो डिविडेंड बन जाता है। तो इस तरीके से डिविडेंड अदा करने के बाद हो सकता है, तो मैंने मुख्तसर आपको एग्जांपल दी, सिंपल, आप कुछ पैसे बिल्डिंग को एक्सपेंशन के लिए रखते हैं, कुछ टैक्स के लिए रखते हैं, और इसके अलावा आप कुछ बोनस के शेयर होल्डर अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। सारे के सारे पैसे निकालने के बाद जो पास नेट पैसे बच जाते हैं वो आपका बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एग्जांपल दी है ताकि समझाने के लिए। देखें जी, रिटेन्ड अर्निंग का जो आपके पास पहले से बैलेंस था वो 20,000 था, और इस साल जो आपने नेट इनकम कमाया वो 10,000, तो टोटल 30,000 हो गया। उसमें से सिर्फ डिविडेंड की मैंने मिसाल दी है 18,050, 18,050 आपने डिविडेंड दिया, तो आपके पास एंडिंग में जो रिटेन्ड अर्निंग है वो है $11,950। तो ये एक स्टेटमेंट मैंने आपको सिंपल से, ताकि समझ आ जाए, क्लियर करने के लिए आपको मैंने स्टेटमेंट दी है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हो गया जी। आए जी नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब हमने पूरे के पूरा आइटम एक्सप्लेन कर दी हैं बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम एक बैलेंस शीट की पोजीशन जो देखते हैं कि बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, उसका तरीक़ाकार। तो नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह मैं आपको बैलेंस शीट, अच्छा जी, तो जी आप हम बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि हमारा टॉपिक एनालिसिस के साथ है, तो हम जो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे, आप फर्स्ट ईयर सेकंड में जो बैलेंस शीट बनाते थे वो अकाउंट्स फॉर्म इसको कहते हैं। ये जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, पहले एसेट्स, उसी के नीचे लायबिलिटीज़, उसी के नीचे ओनर इक्विटी, इसको हम अकाउंट्स फॉर्म नहीं कहते, इसको रिपोर्ट फॉर्म कहते हैं, क्योंकि हमारा एनालिसिस का जो भी प्रोसेस होते हैं वो रिपोर्ट फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, आप कहेंगे कि इसकी शेप थोड़ी सी चेंज की हुई है, ऊपर एसेट्स हैं, फिर लायबिलिटीज़ हैं, फिर ओनर इक्विटीज़ हैं। तो इसलिए ये हमारा एनालिसिस के साथ जो ताल्लुक़ होता है, वो जो बैलेंस शीट बनती हैं वो रिपोर्ट फॉर्म में होते हैं। आए जी बैलेंस शीट के आइटम्स देखते हैं। पहले नाम, फिर बैलेंस शीट, और जो एंडिंग जिस स्पेसिफिक डेट के लिए बनाएंगे वो डेट डाल देंगे। तो सबसे पहले इसकी जो आइटम्स हैं, एसेट्स में करंट एसेट्स, यहाँ पर देखें कैश, मैंने जो हमारे पास एक लेट्स सपोज दिया है, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, प्रीपेड रेंट है, इन्वेंटरी है, तो टोटल करंट एसेट्स हमारे पास हो गए। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म जिसे हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं जी, तो लीज होल्ड, इम्प्रूवमेंट है, एकमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये से जो एसेट्स में जो हमारे पास एसेट्स थे उसमें जो डिप्रिसिएशन मनफी कर लेते हैं, 98,000 है। सिर्फ एक मैंने आपको समझाने के लिए लॉन्ग टर्म में जो फिक्स एसेट्स है। तो टोटल जो हमारे पास एसेट्स होंगे 1,71,900। फिर इस तरीके से सेकंड में जो सेकंड आइटम्स हैं वो लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़, यहाँ पर मैंने अकाउंट्स पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, जो पे एक्सपेंस अदा नहीं किया, अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है जी, जो किसी से अनअर्न मतलब होता है कमाई नहीं है लेकिन वसूल की हुई है ड्यूरिंग द ईयर, इसको कहते हैं अनअर्न रेवेन्यू। सही है, किसी एडवांस जो ले लेते हैं, ठीक है जी, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस इस कॉल्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू। उसके बाद टोटल करंट लायबिलिटीज़ हो जाएंगी। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया समझाने के, 99,500। तो ओवरऑल टोटल लायबिलिटीज़ हमारे पास हो गए 1,49,950। आई जी, उसके बाद जो इसका बेसिक एलिमेंट आखिर में ओनर इक्विटी है, और ओनर इक्विटी मैंने इस्तेमाल किया है आपके पास कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है वही रिटेन्ड अर्निंग मैंने यहाँ पर शो किया है, 11,950। इसके लिए कॉमन स्टॉक, ये शेयर्स की जो पैसे अपने में ओनर इक्विटी है 10,000, ये टोटल ओनर इक्विटी हो गई है 21,950। इस तरीके से एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटीज़। तो देखें जी, एसेट्स हमारे पास थे 1,71,900। इस तरीके से टोटल लायबिलिटीज़ भी आपके पास, लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी भी 1,71,900। तो इस तरीके से ये हमारी एक बैलेंस शीट बन गई है। और इसके साथ ही हमने 3
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। कौन कौन से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे आप आखिरी स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। आइए जी नेक्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन करते हैं जो हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो जी आप हम आइए जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। A cash flow statement is a financial statement that provides aggregate data regarding all cash inflows of company receives from its ongoing operation and external investment sources. It is also called all cash outflows that pay for business activities and investment during a given period. The cash flow statement format is divided into three main sections: cash flow from operating activities, investing activities and फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो देखें जी मैंने ये कहा कि सिंपल लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज़ कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज़ कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके अंदर तीन हम एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एक्टिविटीज़। आइए जी एक एक को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा थोड़ा ताकि समझ आ जाए। कैश फ्लो फ्राम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड ट्रांजेक्शन फ्राम द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, जो एक साल के दौरान ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑपरेट करने के दौरान वो सारे इसके अंदर आती हैं। इन अदर वर्ड द ऑपरेटिंग सेक्शन रिप्रेजेंट द कैश कलेक्टेड फ्राम द प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस लाइक सेल एंड सर्विस इनकम। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर शॉर्ट टर्म एंड ओनली अफेक्ट द करंट पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ supplies are in an operating activity because it relates to the company operation and it is expected to be used in the current period। ठीक है जी। Operating cash flow are calculated by adjusting net income by the changes in current assets and current liabilities। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गए जी। सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्राम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्राम सेल्स एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। यानी सिर्फ फिक्स एसेट्स का खरीदना या फिर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फिक्स एसेट्स। In other words, the investing section of the statement represents the cash that the company either collected from sale of long-term assets or the amount of money spent on the purchasing a new long-term asset। यानी ख़रीदने फिक्स एसेट्स के और फ़रोख्त करने से जो पैसे आते हैं उसको हम कहते हैं क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यू कैन थिंक ऑफ दिस सेक्शन as the company investing itself. The investment are long term in nature, expected to last more than one accounting period. Investing cash flow are calculated by adding up the changes in long term assets accounts। आइए जी थर्ड में हम एक्सप्लेन करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्राम फाइनेंसिंग कंसिस्ट्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी अकाउंट्स। यानी लंबे अरसे के कर्जे और ओनर इक्विटी को ये जो पोर्शन है शो करता है। इन अदर वर्ड्स द फाइनेंसिंग सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट्स ऑफ कैश कलेक्टेड फ्राम issuing stock or taking out loan and the amount of cash disbursing to pay dividends and long-term debts. You can think of financing activities as the way of company finance its operation either through long-term debts or equity financing. Financing cash flow are calculated by adding up the changes in all long-term liabilities and इक्विटी अकाउंट। ये आसान से अल्फाज में देखें ना, आखिर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अंदर जो आइटम्स इंक्लूड होते हैं वो लॉन्ग टर्म एबिलिटीज़ और ओनर इक्विटीज़ होते हैं। ये सिंपल से अल्फाज में ये क्लियर कर दें। पहले में क्या होते हैं फिर थोड़ा सा क्लियर कर लें। जो ड्यूरिंग एन ऑपरेशन यानी एक साल के दौरान लॉन्ग टर्म एसेट्स के अलावा जो भी आपके पास ट्रांजैक्शंस होती हैं रेवेन्यू की, एक्सपेंस की, करंट लायबिलिटीज़ की, करंट एसेट्स की, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और जो एक पीरियड के दौरान हमारे पास जो फिक्स एसेट्स की ट्रांजैक्शन होती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और जो हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी के एक पीरियड के अंदर यानी साल के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आइए जी नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक एग्जांपल दिखाते हैं ताकि आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका भी क्लियर हो जाए। कंपनी से रिलेटेड जो पहले जिसकी हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तो उसी से हमने दोबारा ये एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो उठाई है। तो देखते हैं जी हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिस तरह आपको मैंने बताया कि तीन इसके एक्टिविटीज़ हैं। पहले के अंदर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पीरियड जो अक्कर होते हैं
वो इसके अंदर डाल देते हैं, पहले एक्टिविटीज़ के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड में फिक्स एसेट, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश ऑफ फिक्स एसेट। थर्ड में हम ओनर इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट्स का रिकॉर्ड करते हैं जी। तो ये आपके पास एग्जांपल है, देखें इस एग्जांपल में मैंने आपका सबसे पहले नेट इनकम है और जो रिकनसाइल की है, यानी जो नेट इनकम हमारे पास इस साल के दौरान आई है वो हैं। बाकी आप आइटम देखते जाएंगे, जितने भी आइटम्स हैं वो रिलेटेड हैं हमारे साथ इस साल के साथ, जो हमारे पास करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं। ये आपके पास हो गया। इसका जो रिज़ल्ट निकला है नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हमारे पास इसका क्या मतलब है कि $24,300 आपके पास इस एक्टिविटी से आए हैं, यानी कैश इन हैंड की शक्ल में है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आपके पास आए हैं वो 24,300 हैं। सेकंड वन में आपके पास जो एक्टिविटी है उसमें आपसे जो आपने परचेज़ किए हैं इक्विपमेंट वो है 10,01,000। तो इस तरीके से आप देखें, आप के पास पैसे जो आए थे वो 24,300 थे, लेकिन आपने जो पैसे अदा किए हैं, ख़रीदारी की है, वो ज़्यादा है। तो आपके पास जो नेट कैश वो यूज़ ज़्यादा हो गया। तो ठीक है जी, तो आपने इस एक्टिविटीज़ में $10,01,000 यूज़ कर दिए हैं। पैसे पहले एक्टिविटीज़ में कम आए हैं, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ में हमने जो ख़रीदे हैं फिक्स एसेट और ज़्यादा पैसा ख़रीदे हैं। बहरहाल ये पहली एक्टिविटीज़ में कैश प्रोवाइड है, दूसरी में यूज्ड हो गया। तीसरी एक्टिविटी में देखें, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपके पास अगर देखें तो पेमेंट ऑफ आपके पास 10,000 एक आए हैं और इस तरह आपके पास और जो कर्ज़े हैं 99,500 और हैं। तो टोटल आपके पास जो पैसे बनते हैं, यहाँ पर भी आपके पास नेट कैश प्रोवाइड हो रहा है फाइनेंस एक्टिविटी से 10,09,500। तो आप देखें तीनों एक्टिविटीज़ का रिजल्ट देंगे, इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़। पहली एक्टिविटीज़ में हमारे पास 24,300 आए, दूसरी एक्टिविटीज़ में 10,01,000 रुपये आपके पास पैसे आपने पे कर दिए। थर्ड एक्टिविटी में आपके पास फिर पैसे 1,09,500 आ गए। तो आपके पास जो कैश प्रोवाइड हुआ वो ज़्यादा हुआ, जो आपने कैश यूज़ किए यानी जो पैसे आपने पे किए वो कम हुए। तो इसलिए आपके पास जो पैसे आए नेट कैश डिक्रीज़ या और इंक्रीज़, तो हमारे पास नेट कैश जो है नेट इंक्रीज़ हो गया, कितना 32,800। ठीक है जी, तो यानी हमारे पास पैसे जो है वो यूज़ वाले कम हो गए और जो प्रोवाइड हुए वो ज़्यादा, यानी हमारे पास इस वक्त कैश इन हैंड जो है इस साल का वो 32,800 है। अगर आपके पास पिछले साल कोई बैलेंस पड़ा हो तो इसमें प्लस कर दें, मैंने इसमें शो नहीं किया। तो बहरहाल इस साल के एंड में हमारे पास जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ उसका जो एंडिंग रिजल्ट है, जिसे हम कहते हैं एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश, वो है 32,800। तो इस तरीके से हमारे पास एक कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक मुकम्मल एग्जांपल आ गया। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं 4, दोबारा भी सुन लें, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और स्टेटमेंट ऑनर इक्विटी और फाइनल में कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस टॉपिक में मैंने पहले जो हमारा टॉपिक था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने आपको मुकम्मल तफसील के साथ 4 के 4 स्टेटमेंट पढ़ा भी दिए हैं, उनकी आपको यानी एग्ज़ाम्पल भी बता दिए हैं, क्लियर भी कर दिए हैं और साथ मैंने कोई एग्ज़ाम्पल भी आपको यहाँ पर स्लाइड्स में भी शो कर दिए हैं। तो अब आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ भाई कि डियर स्टूडेंट, ये आपने इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ दूसरे बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और स्टेटमेंट ऑनर इक्विटी, एक ही स्टेटमेंट्स को हम गिनते हैं और आखिर में स्टेटमेंट कैश फ्लो। एक एक एग्जांपल मेहरबानी करके आप मुझे अपना व्हाट्सएप से भेजें, और लेकिन फिगर चेंज करके भेजें अपनी तरफ से, जो भी लिखते हैं गलत हो लेकिन आपका एक कंसेप्ट हो जाए, क्योंकि हमने इन स्टेटमेंट को आगे लेकर हमने इनके एनालिसिस करनी है, इनका रिकॉर्ड करना है। तो ये आपको कंसेप्ट जब स्टेटमेंट्स का आएगा तो फिर आप आसानी के साथ काम कर सकेंगे। तो हमारी असाइनमेंट है, पहले मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन इस असाइनमेंट में बढ़ाकर एक असाइनमेंट कर लें, दोनों इकट्ठा कर देते हैं दूसरे लेक्चर में। ये हमारे पास मुकम्मल 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक एक एग्जांपल मुझे आप प्रोवाइड कर दें ताकि मैं आपका काम जो समझना है मुझसे पूछ लें, ताकि काम भी हो जाएगा और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो 3rd लेक्चर है इसके बाद आउटलाइन के मुताबिक जो भी होगा मैं आपको इंशाल्लाह जल्द क्लियर कर दूँगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंपनी से रिलेटेड जो पहले